हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज से हम लोग अपना जो ग्रुप 2 है उसका पेपर नंबर 6 जो है हमारा, दैट इज ECIPL, हम लोग इस पेपर का आज से मैराथन चालू करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो अपना ओल्ड सिलेबस था, आपको पता होगा ओल्ड सिलेबस में हमारा जो पेपर था वो हम EBCL के नाम से बुलाते थे। और अभी जो हमारा न्यू सिलेबस में पेपर है वो पेपर क्या है, ECIPL। तो यहाँ पे देखो, पार्ट ए में जो हमें देखना है वो हमें देखना है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस, जो E और C हो गया। और जो अपना लास्ट का है IPL, जो अपना पार्ट बी है, IPL यहाँ पे कौन से लॉज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। तो अपना पहले आपके जो थे वो ओल्ड सिलेबस में 3 पार्ट्स होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अभी इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। पार्ट ए में पूरे अपने इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज आ जाएंगे, और पार्ट जो बी है वो पूरा अपना क्या आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो है वो सब हमें पार्ट बी में देखना है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो अपना पेपर है वो 60 और 40 के रेशो में डिवाइडेड है। पार्ट ए 60 मार्क्स का है और पार्ट बी कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। वेयर एज अगर हम लोग बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में 15 से लेके हमारे पास चैप्टर्स हैं और 20 तक, दैट इज यहाँ पे 6 चैप्टर्स हमारे कवर हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता होगा पहले फेमा का जो सिर्फ इंटायर फेमा था वो 40 मार्क्स का था, सिर्फ इंटायर कंपटीशन एक्ट 25 मार्क्स का था। अब वो सब हटा दिए गए, तो फेमा कंपटीशन जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब की सब कहाँ पे आ चुकी हैं, पार्ट ए में आ चुकी है। और पार्ट बी एकदम नया ऐड हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम मैराथन में चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, तो जो चैप्टर्स जो है वो थोड़े से लेंदी चैप्टर्स हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, और जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी सारे अभी तक बनते हुए आए हैं, वो वाले चैप्टर्स हम यहाँ पे इस मैराथन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स पार्ट ए के कवर करने वाले हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हम लोग पार्ट बी के कवर करने वाले हैं। तो देखो, कंपटीशन एक्ट जो था वो अपना पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट पहले हम कह सकते हैं वो अकेला ही चैप्टर 25 मार्क्स का था। पर अभी यहाँ पे वो पार्ट ए में आ गया है, तो वो इंटायर अकेला चैप्टर 25 मार्क्स का नहीं है, लेकिन स्टिल वो चैप्टर काफ़ी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करने वाले हैं आज। और इसके पहले, जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर हम देखें अगेन वही, तो आपको एकदम मॉड्यूल के एंड में एक मॉडल टेस्ट पेपर गिवन है। तो ऐसा चांसेस हैं कि इस तरीके से आपका पेपर जो है वो बन सकता है। तो आपको पता ही होगा कि अभी जो आपका रेशो है, मतलब 20 मार्क्स का तो आपके क्या आ जाते हैं, MCQs आ जाते हैं, एंड रिमेनिंग 80 मार्क्स के आपके क्या रहते हैं, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले, तो जो आपका पार्ट 1 है, अगेन बिगनिंग भी इसकी कैसे हो रही है, MCQ से ही हो रही है। तो पार्ट 1 में आपके सबसे पहले आपको MCQs मिल जाएंगे, और जो भी MCQs है वो आपको 2 मार्क्स ईच, मतलब वही आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, करेक्ट ऑप्शन तो आपको टिक करना ही है। तो ये आपके कितने मार्क्स के आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख लो, 2 मार्क्स ईच आपके MCQ हैं। फिर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कंपल्सरी हो गया है। तो ये कितने का रहेगा, आपके 3 क्वेश्चंस हैं और ये 4-4 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद में हम बात करें तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इन्होंने चॉइस दी है, आइदर थर्ड करना है या थर्ड ए करना है आपको। तो यहाँ पे दो दो क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको कोई 2 ही करने हैं, चारों नहीं करने हैं। और ये आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहने वाला है, तो 12 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो हैं वो 4-4 मार्क्स ईच हैं, मतलब 3-3 यहाँ पे क्वेश्चंस अपने रहेंगे, तो वही 12-12 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं अपने 5 क्वेश्चंस किस में आ गए, पार्ट ए में आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका वही MCQ वाला रहेगा, और बाकी जो सेकंड से लेकर और 5th तक के क्वेश्चंस हैं वो अपने सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस है। तो अभी अगर हमने पैटर्न देखा तो मार्क्स, एक तो अपने 4 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं और एक अपने पास 6 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी है कि इतने क्वेश्चन के कंटेंट को हमें प्रिपेयर करना है। फिर वही है पार्ट बी, अगर आप स्टार्ट करो IPL वाला, तो वहां पर आपके क्या है, अगेन बिगनिंग जो क्वेश्चन 6 है वो MCQ से हो रही है। तो ये सारे आपके MCQs आ जाएंगे, एंड अगेन MCQ आपके कैसे रहेंगे, 2 मार्क्स ईच रहेंगे। इसके बाद में अपने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है। 7th क्वेश्चन जो है उसका वेटेज अगेन आपका कितना रहेगा, 4 मार्क्स ईच। आपके पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो 16 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए।
एंड देन अगेन 8 क्वेश्चन में भी आपके पास 4 पार्ट्स हैं, तो 4 मार्क्स ईच है, तो 16। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पूरे पेपर में 4 मार्क के ही क्वेश्चन से दे रहा है। अगर हम इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग रेफरेंस ले तो 4 मार्क के आ रहे हैं, बस एक जगह पे आपके पास 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी था। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग और 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग। चलो, तो ये तो हमने एक बार बेसिक डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर से। तो जो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो अपना फर्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा? कंपटीशन एक्ट 2002। अगर हम लोग बात करें कंपटीशन एक्ट, सबसे पहले चैप्टर पार्ट ए में रहेगा अपना। अगर हम लोग बात करें कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में, तो सबसे पहला इसमें वर्ड क्या आता है? कंपटीशन। अब देखो, कंपटीशन जो है वो हर जगह पे अवेलेबल है, पर यहाँ पे जो हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं वो बिजनेस में बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 2 एंटरप्राइजेस हैं, तो आपस में उनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे जो भी जितने भी फर्म्स वगैरह थी, आपने सुना होगा, तो वो लोग क्या इस्टेब्लिश करती थी? अपनी मोनोपोलीज इस्टेब्लिश करती थी। मतलब एक सिंगल ही सेलर होता था, अकेला सेलर है और पूरे मार्केट के ऊपर उसका कंट्रोल है और बहुत सारे क्या अवेलेबल हैं? बायर्स अवेलेबल है। तो अब वो अकेला ही सेलर है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट पे इतना डोमिनेंस शो करता था, प्राइसेस अपने अकॉर्डिंग रखता था, अब्यूज़ करता था कस्टमर्स का, जैसा भी है, तो उनकी कंडीशन का फ़ायदा भी उठाएगा, क्योंकि और कोई तो है नहीं वहाँ पे। इसीलिए एक एक्ट निकाली गई, एमआरटीपी। एमआरटीपी एक्ट क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। वो एक्ट निकालने का जो हमारा इंटेंशन था, वो इंटेंशन क्या था कि कहीं पर भी मोनोपोली दिख रही है ना, उसको आप क्या करो? रिस्ट्रिक्ट कर दो, रोक दो, बैन लगा दो उसके ऊपर। कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो रेस्ट्रिक्टिव है, जो आपको ट्रेड करने से रोक रही है, मतलब अल्टीमेट उसका गोल कंपटीशन बढ़ाने का नहीं था। एमआरटीपी का अल्टीमेट गोल क्या था? मोनोपोली को रोक दो। लेकिन उसके बाद में 91 की आपने सुनी होगी, जो अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, एलपीजी आया था, तो वहाँ पे हमने लिबरल किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया। तो वहाँ पे हमें क्या रियलाइज़ हुआ कि यार सिर्फ हम मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करके काम नहीं चला सकते हैं, हमें कंपटीशन को प्रमोट करना है, एंड कंपटीशन दैट टू फेयर कंपटीशन होना चाहिए। इसीलिए हमने एमआरटीपी एक्ट को क्या करा? हटाया, रिपील करा, और उसकी प्लेस पे हमने किसको इंट्रोड्यूस किया? कंपटीशन एक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये पूरी क्या पे हो गई? यहाँ पे हिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो ये हमें पूरा गिवन है कि कंपटीशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे मार्केट के ऊपर। तो ये एकदम बेसिक कंटेंट है, इसको आप एक बार देख लेना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो पहले जैसा हमने बात करा, पहले अपने पास कौन सी एक्ट अवेलेबल थी? एमआरटीपी एक्ट हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल थी, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उसके बाद में सर्कमस्टांसेस चेंज हुई, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मोनोपोलीज को ओनली प्रिवेंट करने का। ठीक है, उसके बाद में चेंजेस वगैरह, देखो इतनी बार तो ये एक्ट को हमें अमेंड करना पड़ा। इसके बाद क्या रियलाइज़ हुआ कि इतने अमेंडमेंट्स अगर किसी चीज़ में आ रहे हैं, तो बेटर है कि एक्ट हटा के नया एक्ट ही आप ले आओ। इसीलिए उसके बाद एक कमेटी आई थी, जो इस कमेटी का नाम क्या था? राघवन कमेटी। तो राघवन कमेटी ने क्या बोला? भाई कंपटीशन को आप क्या करो? प्रमोट करो। और इस कमेटी ने सजेशन दिया था कि कंपटीशन को प्रमोट करना है, और इनके सजेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने फिर फाइनली पुराने वाले एक्ट को हटाकर अपना कंपटीशन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो अपना कंपटीशन एक्ट है, उस कंपटीशन एक्ट के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सबसे पहले तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। देखो कुछ कुछ इस एक्ट में कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, कि देखो कंपटीशन के ऊपर कोई भी टाइप का इफेक्ट, हम चाहते हैं कि कंपटीशन प्रमोट हो, तो किसी भी पर्सन या किसी भी बिजनेस की वजह से अगर कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, और वो एडवर्स इफेक्ट भी कैसा है? इंक्रीजिंग है, एप्रिशिएबल, बढ़ रहा है वो इफेक्ट को, हमें उसको क्या करना है? अवॉइड करना है, कंट्रोल करना है, कंपटीशन को प्रमोट करना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हमें बढ़ाना है यहाँ पे। तो हमें ये सारी चीज़ें क्या रखनी है? ध्यान हमें रखनी है यहाँ पे। और इस एक्ट में अपने पास क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ये इंश्योर करेगी अथॉरिटी की कंपटीशन के जो रिगार्डिंग हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट में, क्या वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग फुलफिल कर भी रहे हैं या हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरे कंपटीशन एक्ट की समरी की बात करें, तो हमें मेनली 3 सेक्शन, हम कह सकते हैं 4 सेक्शन अच्छे से पढ़ने होते हैं। सेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, ऐसे अग्रीमेंट जो कंपटीशन के अगेंस्ट में है, हम उसको क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे या बैन करेंगे? ऑब्वियसली प्रोहिबिट करेंगे, बैन करेंगे। तो
तो सेक्शन 3 बात करता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स के बारे में। सेक्शन 4 किसकी बात करता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के बारे में। और सेक्शन 5 किसकी बात करता है, कॉम्बिनेशंस के बारे में। एंड देन अपना एक सेक्शन 6 आता है जो बात करता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये हमें चारों सेक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हम लोग सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 3 अपना क्या है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। ऐसे अग्रीमेंट्स जो कंपटीशन को क्या कर रहे हैं, एंटी मतलब कंपटीशन के अगेंस्ट में है, ऐसे अग्रीमेंट्स जो क्या होते हैं वो वॉइड होते हैं। ठीक है, सो ऐसा कोई भी एंटरप्राइज ऐसे किसी अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता है। अगर अग्रीमेंट किया तो वो वॉइड हो जाएगा। अच्छा, अब इस अग्रीमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है अपना हॉरिजॉन्टल, एक होता है अपना वर्टिकल। आपको याद होगा हमने क्लास में प्रॉपर एग्जाम्पल लिए थे। एक में हमने विराट कोहली का एग्जाम्पल लिया था, एक में रणबीर कपूर का एग्जाम्पल लिया था। तो वो सारे आप कनेक्ट कर लेना। अगर हम सिंपल बात करें तो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, दो एंटरप्राइज जो सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उनके बीच में कोई अग्रीमेंट हो रहा है तो हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि इसकी वजह से एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आने वाला है। दैट इज वाई वो बिगनिंग से ही वॉइड होगा अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्टिकल, तो वर्टिकल सेम लेवल के बीच में नहीं हो रहा है, सप्लाई चेन में अलग अलग लेवल्स पे हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम मान ले तो कोई होलसेलर कर रहा है रिटेलर के साथ में, या रॉ मटेरियल वाला कर रहा है किसी मैन्युफैक्चरर के साथ में, तो वो सप्लाई चेन में अलग अलग जो लेवल्स पे लोग होते हैं उनके बीच में हो रहा है। वर्टिकल वाले ऑटोमेटिकली ऐसा इम्प्लाइड नहीं है कि उनकी वजह से एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है, तो वो बिगनिंग से ही वॉइड नहीं होते, बिगनिंग से वो वैलिड होते हैं। फिर अगर प्रूव हो गया कि एक्चुअल में एप्रिशिएबल इफेक्ट आ रहा है, तब जाके वो अग्रीमेंट्स क्या मान लिए जाएंगे, तब जाके वो अग्रीमेंट्स वॉइड मान लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला, अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। जैसे आपने क्या कर दिया, प्राइस फिक्सेशन, बेसिकली आपने गुड्स की प्राइस डिसाइड कर दी कि इतने ही प्राइस पे आपको सेल करना है, तो सबके साथ मिलकर अग्रीमेंट कर रहे हो कि इससे कम प्राइस पे आप तो बेचोगे ही नहीं। लिमिटेशन लगा दी, स्टॉक होल्डिंग करके रख दिया, प्रोडक्शन को रोक दिया, या फिर मार्केट एलोकेट कर दिया कि नॉर्थ वाला एरिया मेरा है, साउथ वाला एरिया तुम्हारा रहेगा, तो मार्केट एलोकेशन हो रहा है। या फिर आप क्या कर रहे हो, बिड रिगिंग। देखो बिड रिगिंग में बेसिकली क्या आता है, अगर हम बात करें तो जैसे गवर्नमेंट हमें टेंडर लगाने के लिए बोलती है, उसमें हम जो है वो गवर्नमेंट की टेंडर्स आते हैं तो बिड लगाते हैं हम लोग। तो जो हम लोग बिड लगा रहे हैं तो जो सारे बिडर्स हैं वो आपस में मिलकर क्या डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतनी इतनी बिड लगाएंगे, जिससे क्या हो कि एक पर्सन की बिड है, उन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि भाई अभी बिड तुम ले लो, अभी आगे वाले में हम ले लेंगे। तो ऐसे करके वो एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, जिससे कंपटीशन क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। इसका भी आपको याद होगा हमने क्लास में प्रॉपर एग्जाम्पल भी कवर किया था। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो वर्टिकल अग्रीमेंट। अब देखो वर्टिकल अग्रीमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अपना क्या है, टाइन अग्रीमेंट्स। टाइन अग्रीमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे अब मान लो गैस है, तो गैस स्टोव के साथ क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम अगर आपको सिलेंडर बेचेंगे तो आपको गैस स्टोव साथ में लेना पड़ेगा, तो आपने दो प्रोडक्ट को कॉम्बो बना के सेल कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइन। तो ऐसे लोग करते ही हैं, तो ये बिगिनिंग से एज सच कोई वॉइड नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया अपना टाइन अग्रीमेंट्स। इसके अलावा एक होता है अपना एक्सक्लूसिव सप्लाई या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, यानी जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये पहले से ही डिसाइड कर रहे हो कि आप अगर यहाँ पे ये वाला सप्लायर है तो आप बस इसी से सप्लाई ले सकते हो या आगे इसी को सप्लाई कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया वाइज कि आप इसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये एरिया हमारा हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब प्रोडक्ट स्टोर्स होते हैं, तो आपको बोल देते हैं कि अगर आप हमारे साथ सेल्समैनशिप में आ रहे हो तो आप ओनली हमारा ही प्रोडक्ट सेल कर पाओगे और किसी के प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर पाओगे। तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। आपको याद होगा हमने सब चीज़ के प्रॉपर डिटेल में एग्जाम्पल्स क्लास में कवर कर रखे हैं, अभी हम एकदम बेसिक बात कर रहे हैं। फिर क्या बोल दिया, रिफ्यूजल टू डील, कि हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं जैसे अगर तुम हमारे साथ काम करो तो किसी और के साथ तुम्हें काम नहीं करना है, वही जो हमने बात की। और इसके बाद में यहाँ पे क्या बोल दिया, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, कि जैसे कोई प्रोडक्ट है हमने किसी को सेल किया तो हमने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप अगर ये प्रोडक्ट को रीसेल करोगे तो कम से कम इतने प्राइस पे करोगे या मैक्सिमम इतना प्राइस चार्ज करोगे। तो आपने रीसेल के ऊपर क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी कि इतने में ही आपको प्राइस चार्ज करनी है। ये सारे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स कवर किए थे। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं एक्सेप्शन। अगर हम लोग बात करें सेक्शन 3 के एक्सेप्शंस के बारे में, तो सबसे पहले क्या बोला कि अगर आपने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया
किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई इन्वेंशन है और आपने उस पर पेटेंट लिया, तो ऑब्वियसली बात है आप वहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शन लगाओगे। आपके अलावा क्या कोई आपका इन्वेंशन और कोई यूज़ कर पाएगा? नहीं। तभी तो हम क्या लेते हैं? पेटेंट। तो आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सामने वाले को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो वो क्या एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन माना जाएगा? नहीं। और अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है मतलब बाहर वाली कंट्री में, तो कॉम्पिटिशन एक्ट तो इंडिया वाले अग्रीमेंट पे एप्लीकेबल हो रहा है। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां की मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, तो उस पर हमारी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये अपना हो गया यहाँ पे सेक्शन नंबर 3। अभी हम अगर बात करें सेक्शन नंबर 4 की, तो जो अपना सेक्शन 4 है वो बात करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। देखो, एक वर्ड है डोमिनेंस और एक वर्ड है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट पोजीशन मतलब आपकी पोजीशन जो है वो बाकी के कंपैरिजन में बेटर है, मतलब आप एक काफ़ी अच्छी पोजीशन मार्केट में होल्ड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नूडल्स की बात करें, तो नूडल्स में जो अपना मैगी है, क्या हम कह सकते हैं कि मैगी जो है उसकी पोजीशन डोमिनेंट है? तो डोमिनेंट पोजीशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमिनेंस को अब्यूज करने में प्रॉब्लम है। तो अगर हमें दिखा कि कोई डोमिनेंट पोजीशन पे है तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, पर आप अगर अपनी पोजीशन का ऐसे यूज कर रहे हो कि सामने वाले का कंपटीशन खराब ही हो रहा है एकदम, या आप उस मिसयूज कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, तो फिर आप इस सेक्शन में आओगे और तब हम आपको वो डोमिनेंट पोजीशन एक्सरसाइज नहीं करने देंगे अगर अब्यूज हो रहा है। ठीक है, सो अब्यूज बिना अब्यूज नहीं कर सकते आप, पर डोमिनेंट पोजीशन अगर है तब कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? तब एज सच वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो डोमिनेंस हम देख सकते हैं दो टाइप के मार्केट्स में। जैसे हम कहते हैं रेलेवेंट मार्केट, आप डोमिनेंस चेक कर सकते हो। रेलेवेंट मार्केट जो है वो जोग्राफिकल मार्केट मतलब एरिया के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। और एक अपना क्या हो जाएगा रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि आपका जो गुड्स है, गुड्स जो आपके साथ में लोग सेम टाइप के गुड्स बेच रहे हैं उनके बीच में आपकी पोजिशन, और एक उस एरिया में आपकी पोजिशन आपको देखना है, तो वो आ जाएगा जोग्राफिकल। फिर क्या बोला है कि डोमिनेंस का अब्यूज कब कब हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो प्राइसिंग वगैरह वो इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो कि आपने लेट्स से बहुत ही कम प्राइस पे या इवन आपके कॉस्ट से भी कम पे बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, या फिर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो प्राइसिंग वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसके अलावा आपने क्या कर दिया, प्रोडक्शन रोक दिया। प्रोडक्शन आप रोक दोगे तो अगेन मार्केट में क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपके जो गुड्स के प्राइजेस हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो आप इस तरीके का कुछ काम कर रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं है। या आपने टेक्निकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है वो किसी चीज़ में इनोवेशन वगैरह, उस पर आपने कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दिए, तो अल्टीमेटली आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो या सामने वाले को मार्केट पे एक्सेस में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इतनी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी कर दी कि आप अभी तो बहुत टाइम से काम कर रहे हो, तो आप वो ये फ्री में बांट रहे हो लोगों को सामान, या बहुत ही कम प्राइस पे या बहुत अट्रैक्टिव सेल या ऑफर्स दे रहे हो कि सामने वाला एंट्री ही ना कर पाए मार्केट में, तो आप उसको क्या कर रहे हो, डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हो। क्या वो सब चीज़ें अलाउड है क्या? नहीं। तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छा, अब क्या बोला है कि अगर यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि आपकी जो पोजीशन है वो पोजीशन भी डोमिनेंट है और आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का क्या कर रहे हो, यहाँ पे अब्यूज भी कर रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ शक है तो फिर आपके अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे सारे इंक्वायरी वगैरह के प्रोविजन है, और इंक्वायरी के बाद अगर ऐसा प्रूव होता है कि हाँ आप एक्चुअल में डोमिनेंट पोजीशन पे हो और अब्यूज भी कर रहे हो, तो फिर वो जो है सीसीआई वो इनमें से कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। देखो फर्स्ट क्या बोला है, सीज एंड डिजिस्ट, कि आप जो अपनी पोजीशन पे हो अब्यूज कर रहे हो ना, तो अभी वो काम आप क्या कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो। यानी अभी क्या आप अपनी पोजीशन को अब्यूज और कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और डिजिस्ट में अगर हम लोग बात करें तो क्या आप अभी नहीं कर रहे हो तो अभी भी रुक जाओ, क्या आप इन फ्यूचर भी कभी कंटिन्यू कर पाओगे क्या उसको? वो भी आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। उसे हम बोलते हैं सीज एंड डिजिस्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके ऊपर क्या लगा दी जाएगी, यहाँ पे पेनल्टी भी इम्पोज कर दी जाएगी। तो पेनल्टी का अमाउंट आप यहाँ पे एक बार ध्यान दे देना। क्या बोला, मैक्सिमम 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके बाद क्या बोला कि जो भी आपने अग्रीमेंट वगैरह किसी के साथ मिलकर एंटर कर रखा है, अग्रीमेंट को हम क्या करवा देंगे, चेंज करवा देंगे। और कोई एज सच जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर आपको लग रहा है देना है सीसीआई को, तो सीसीआई आपको वो ऑर्डर दे सकती है। या इवन जैसे मान लो आपका जो एंटरप्राइज है वो पोजीशन को अब्यूज क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज
उसकी पोजीशन ही कैसी होगी, डोमिनेंट पोजीशन होगी। तो अगर आपकी पोजीशन ही डोमिनेंट पोजीशन है तो हम आपकी एंटरप्राइज को ही डिवाइड करवा देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करा देंगे, जैसे आपने डीमर्जर करवा दिया यहाँ पे या स्प्लिट करवा दिया, तो उससे जो आपकी डोमिनेंट पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो रही है। जैसे प्रॉपर्टी का आपने ट्रांसफर करवा दिया, राइट ट्रांसफर करवा दिए, कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करवा दिया, सिक्योरिटीज वगैरह अगर आपके पास में है तो आप उसकी ओनरशिप को क्या कर रहे हो, यहाँ पे हटवा रहे हो। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम किसी भी अग्रीमेंट को, हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या उस अग्रीमेंट की वजह से, तो उसकी वजह से अगर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस वगैरह हो रहा है तो उसके लिए हम क्या क्या फैक्टर्स चेक कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे मार्केट शेयर चेक कर लो कि आपका मार्केट में जो है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कितना जो शेयर है आप अक्वायर कर रहे हो मार्केट में। जैसे अगर 80% जो मार्केट शेयर है वो आपके पास में है तो ऑब्वियसली बात है आपकी पोजीशन कैसे हो जाएगी, डोमिनेंट। आपकी साइज, रिसोर्सेज, इसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी साइज है, उनकी रिसोर्सेज कितने हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन आपका कितना जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके सप्लाई चेन के लोगों के साथ में, कितने कंज्यूमर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी कितनी पोजीशन जो है वो डोमिनेंट पोजीशन है, किस किस मार्केट में है वो चेक कर लो, कि आपकी वजह से किसी और के ऊपर एंट्री बैरियर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक कर लो। और इसके बाद में ही सीसीआई जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पे अब्यूज हो रहा है या यहाँ पे अब्यूज नहीं। तो जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट सारे जो तीनों सेक्शंस हैं अपने उसमें सेम ही चलने वाले हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे भी क्या बोला है अगेन कि जो आप फैक्टर्स देखो वो अलग अलग रेलेवेंट मार्केट में देख लो। तो जोग्राफिकल मार्केट है तो वहाँ पर आप एरिया के अकॉर्डिंग चेक कर लोगे, प्रोडक्ट मार्केट है तो वहाँ पे आप कस्टमर के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं कि कितने आपकी सेल्स या टर्नओवर आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लो, क्या यूज है प्रोडक्ट का आप वैसे चेक कर लो। इसके बाद में क्या बोला है सेक्शन नंबर 5 में अपना कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग बात करें किसकी, कॉम्बिनेशन की, तो देखो कॉम्बिनेशन नाम से क्या समझ में आता है कि जब दो एंटरप्राइज इनका आपस में या तो मर्जर हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है, या एक एंटरप्राइज किसी और एंटरप्राइज को अक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन कुछ भी हो रहा है दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस का, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने बात की कि सेक्शन 3 में तो वहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, जैसे वर्टिकल है तो बिगनिंग से अलाउड है, हॉरिजॉन्टल से हमें प्रॉब्लम है। सेक्शन 4 में भी क्या कहा था कि हमें डोमिनेंस से प्रॉब्लम नहीं है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस से प्रॉब्लम है। और सेक्शन 5 की अगर हम लोग बात करें तो हमें कॉम्बिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो आप बना सकते हो, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे, अगर आप कॉम्बिनेशन में एंटर करना चाहते हो तो हमने आपको कुछ लिमिट्स दे रखी है ना, एक्ट में हमें कुछ लिमिट्स गिवन है। अगर आप विद इन द लिमिट आ रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उस लिमिट के बियॉन्ड, मतलब अगर आपने कॉम्बिनेशन में एंटर किया और आपने वो लिमिट को एक्सीड कर दिया, तब आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन आती है कि आप सीसीआई को क्या दोगे, नोटिस दोगे। सीसीआई क्या था अपना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप उसको नोटिस दोगे। नोटिस क्या दोगे कि हम कॉम्बिनेशन में एंटर कर रहे हैं और इस तरीके से हमारी लिमिट्स एक्सीड हो गई है। तो सीसीआई क्या काम करेगा, वहाँ पे चेक करेगा कि क्या आप जब कॉम्बिनेशन में एंटर करोगे तो क्या आपकी वजह से मार्केट के ऊपर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आएगा या आपकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर इफेक्ट नहीं है तो वो आपकी कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर देगा। अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है तो क्या वो आपकी कॉम्बिनेशन को अप्रूव करेगा, तब वो आपकी कॉम्बिनेशन को अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, सो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो ये हमें पूरी लिमिट्स गिवन है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे लिमिट्स भी एज सच कोई बहुत एक्सट्रीम नहीं है, इसको याद करना भी बहुत ही ईजी है। जैसे यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 6000, मतलब यहाँ पर हमें इंटू 3 करके चलना है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे 2000 है तो इसको आप इंटू 4 कर लोगे तो आपको याद होगा, अपन ने क्लास में एकदम प्रॉपर इसकी ट्रिक्स वगैरह भी देखी थी। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट्स आप एक बार यहाँ पे देख लेना। इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे अपना सेक्शन नंबर 5 तो क्या था कि यहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन में अगर आप एंटर कर रहे हो तो आप अपनी लिमिट्स वगैरह चेक कर लो। और इसके बाद क्या बोला है कि अगर वही थ्रेशोल्ड लिमिट आपने एक्सीड कर दी है तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप क्या करोगे, नोटिस इशू करोगे। आप वो नोटिस किसको दोगे, सीसीआई को नोटिस इशू करोगे। और ये आपको कब से करना है, जब भी आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपने कॉम्बिनेशन को अप्रूव करवाया है कंपनी में उससे, और आपको पूरी की पूरी डिटेल्स देनी है किसके बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में।
अभी सीसीआई को नोटिस मिल गया, अभी सीसीआई सब कुछ चेक करेगा, इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करेगा। अगर उसको लगता है इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करने के बाद में कि अच्छा एक्चुअली अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, तो उस केस में आपके कॉम्बिनेशन को वो एंटर नहीं होने देगी। अगर उसको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको कॉम्बिनेशन में वो एंटर आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोला कि मान लो हो सकता है कि बाकी सब चीज़ें सीसीआई को ठीक लगती है, पर एक से दो चीज़ें हैं जो उसको लग रहा है कि नहीं यार ये टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई होनी चाहिए, तो वो आपको क्या बोल देगी, यार ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है मॉडिफाई कर लेते हो आप तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप मॉडिफाई नहीं करोगे तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो मॉडिफाई कर लेते हो आप तो अप्रूवल मिल जाएगा, अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब वही रहता है फैक्टर्स कि जब वो कॉम्बिनेशन पे अपना अप्रूवल देगी तो वो कौन कौन से फैक्टर्स को यहाँ पे क्या करेगी, कंसिडर करेगी। तो सबसे पहले तो क्या बोला, एक्चुअल या पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन, आपकी वजह से कितना कंपटीशन जो है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट में, अभी कितना है, आप जब एंटर करोगे तब कितना हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। देन एंट्री बैरियर्स कितने हैं, अप्रिशिएबल इफेक्ट तो नहीं आ रहा एडवर्स वाला। देन वर्टिकल इंटीग्रेशन चेक कर लो, वही मार्केट शेयर, तो ये सारे पॉइंट्स, प्रॉफिट कितना होगा, एंट्री बैरियर्स कितने होंगे। तो ये जो जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट सारे सेक्शन में ही सेम चलते हैं, तो ये आप देख लेना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो अपना सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 मतलब जो नोटिस वोटिस देना है अगर आप एंटर कर रहे हो, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है अगर शेयर्स किसको मिले हैं। देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी बैंक से या पीएफआई से लोन वगैरह लेते हैं, तो आपने सुना होगा कि कंपनीज अपने शेयर्स क्या करती हैं, वहाँ पे उनको अपने शेयर्स प्लेज कर देती हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर आपने लोन का रीपेमेंट वगैरह नहीं किया तो आपके जो शेयर्स हैं उनका पोजेशन या ओनरशिप हम कह सकते हैं अभी वो किसके पास में आ गई, बैंक के पास में आ गई। तो अभी बैंक आपके शेयर जो है बैंक ने सब्सक्राइब कर लिए, तो बैंक के पास आपकी कंपनी में क्या आ जाती हैं, शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स आ जाती है। तो क्या बैंक ने जानबूझ के वो काम करा या वो काम आपके डिफॉल्ट की वजह से हुआ है, वो काम आपके डिफॉल्ट की वजह से हुआ है। तो अगर डिफॉल्ट की वजह से कोई चीज़ हो रही है तो क्या उस केस में आप यहाँ पे वही है कि क्या नोटिस वोटिस दोगे, तो इनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर पीएफआई है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, बैंक है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, तो बैंक वगैरह है तो उनका तो लोन की वजह से हो रहा है, या अगर ये वेंचर कैपिटलिस्ट है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो इनका तो काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, तो इनके ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही है। ठीक है, चलो अब हमें जो बेसिक बातें गिवन है वो गिवन है अबाउट सीसीआई। सीसीआई अपना क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 2 रहेंगे, मैक्सिमम वहाँ पे 6 रहेंगे, सीजी ने अपॉइंट किया है, होल टाइम बेसिस पे है, एक्सपीरियंस वगैरह बता रखा है बेसिकली। देन हम यहाँ पे डीजी डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, ताकि और उसको असेस करने के लिए हमें और भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो हमें यहाँ पर अपॉइंट करना होता है। अच्छा फिर क्या आता है एक्ट्स। देखो अगर हम बात करें कोई भी एक्टिविटी, जैसे मान लो कोई 2 लोग हैं वो अग्रीमेंट पे एंटर कर रहे हैं इंडिया के बाहर, पर उसकी वजह से इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, इंडिया की मार्केट पे आ रहा है, इंडिया में कॉम्पिटिशन पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, क्या उसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी, बिल्कुल। अग्रीमेंट कहीं पर भी फॉरेन में एंटर हुआ, अगर इंडिया की मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको, उसके ऊपर एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो क्या बोला है, कहीं पर भी आपने अग्रीमेंट करा, चाहे मान लो अग्रीमेंट बाहर हुआ, चाहे पार्टी बाहर की है एक, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया में इम्पैक्ट आएगा तो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। फिर क्या बोला, जैसे सीसीआई है आपको नोटिस वगैरह इशू करती है, आपको प्रेजेंट होना पड़ता है सामने, तो अब कंपनी के बिहाफ पे कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो जा सकता है, डिफेंडेंट वगैरह है, डायरेक्टर जनरल है, अगर इन्होंने आपको जो भी नोटिस वगैरह दिया है तो कंपनी के बिहाफ पे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर हो गया, तो ये वहाँ पे जाके कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इनमें से किसी ने भी नोटिस दिया तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, और फिर क्या बोला है कि जो भी अगर आपको लगता है सीसीआई को कि आपको बैन करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, तो उस केस में वो आपके ऊपर ऑर्डर्स लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, या इवन अगर आपने ऑर्डर्स को नहीं माना तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी, पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे बेसिक गिवन है। अच्छा फिर आता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल, तो जो अपने सिविल कोड वाली होती है, जैसे मैंने कानूनी लॉ में भी पढ़ा था, बहुत जगह पे सिविल कोड वाली इंस्पेक्शन वगैरह होती है, तो सेम वही है जो अपन पढ़ते हैं जेआईजीएल में, तो वो सेम ही ड्यूटीज यहाँ पे आपकी आ जाएगी।
इसके बाद एक टॉपिक है कंपटीशन एडवोकेसी। इसका मतलब यहाँ पे यही है कि अगर सीजी या एसजी है, उनको अगर कोई पॉलिसी वगैरह बनानी है, इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो यहाँ पे सीसीआई से एडवाइजेस वगैरह ले सकते हैं कि किस किस तरीके से हमें जो पॉलिसीज़ है वो बनानी चाहिए। और फिर जो भी वो एडवाइस देगा, जो भी उसका ओपिनियन है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, नहीं गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो वो अप्लाई करवाएगी, ठीक नहीं लगता तो वो अप्लाई यहाँ पे नहीं करवाएगी। ठीक है। और फिर अपना बेसिक है कि अगर हमें कोई भी कंप्लेंट वगैरह फाइल करनी है तो फिर हम एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास यहाँ पे जा सकते हैं। तो एपेलेट ट्राइब्यूनल कौन सा वाला आ जाएगा यहाँ पे, जो अपने कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी गिवन है। तो अपील का टाइम पीरियड, अब तुम्हें देखो हर एक एक्ट में ये टॉपिक तो मिल ही जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपील वगैरह फाइल कर सकते हो, और अपील का आपको टाइम पीरियड भी गिवन होगा, कितने टाइम में आप यहाँ पे जा सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। और फिर वही है, अपील अगर आप फाइल करते हो तो आपके पास राइट है कि आप किसके थ्रू खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वही प्रोफेशनल्स हो गए या फिर लीगल प्रैक्टिशनर हो गया, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। और अगर हमें एनसीएलटी से भी दिक्कत है तो फिर हम किसके पास अपील फाइल कर सकते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है। सो ये अपना बेसिक हो गया। तो आपको मेनली इस चैप्टर में क्या क्या बातें याद रखनी, सबसे पहले सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 और 6। मेन ये जो सारे पॉइंट्स है कंपटीशन एक्ट में वो यही होते हैं। तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कंपटीशन पे किसी अग्रीमेंट की वजह से, तो वो सेक्शन 3 में जाएगा। एंटी कॉम्पिटिटिव, देन अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस अलाउड है याद रखना, अब्यूज अलाउड नहीं है। और जो अपना पॉइंट नंबर 3 है कंपटीशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट हमें गिवन है, लिमिट आपको याद करनी पड़ेगी। लिमिट से अगर आप बियॉन्ड जाके कुछ काम करते हो तो आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा कि आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा। नोटिस के बाद अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर प्रॉब्लम है सीसीआई तो वो आपको क्या कर देगा, फिर जो है आपका कॉम्बिनेशन में एंटर होने नहीं देगा। ठीक है। सो ये अपना यहाँ पे हो गया कॉम्पिटिशन एक्ट। चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सा है, अपना फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपकी ओल्ड सिलेबस में नहीं था, ये अभी न्यू सिलेबस में चैप्टर ऐड हुआ है, तो इसमें से ऑब्वियस सी बात है कि नया ऐड हुआ है तो क्वेश्चंस आने के चांसेस यहाँ पे है। तो एक नए क्वेश्चन तो इसमें से आने हैं। देखो ये कौन सी एक्ट है अपनी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जो आपने सुना होगा जो भगौड़े लोग नहीं होते, भाग जाते हैं, लोन लिया भाग गए, ऑफेंस किया भाग गए, जैसे अपने विजय माल्या जी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो एक्ट बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है कि ऐसे लोग जो कोई ऑफेंस करके ऑफेंडर है यहाँ पे और वो भाग जाते हैं, तो वो इंडिया से बाहर भाग जाते हैं, तो या तो वो क्या करते हैं, इंडिया से बाहर भाग गए, अब उनको ढूंढ के लाने में कितनी प्रॉब्लम है, या पहले से ही बाहर बैठे हैं और अभी इंडिया में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऑफेंस करके। तो ऐसे लोगों को किस किस तरीके से हम यहाँ पे, इस एक्ट ने बताया है, ये एक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करा है कि प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और वो प्रोसेस से हम उन लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे, मतलब जो ऑफेंस करके बाहर चले जाते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमें मीनिंग देखना है किसका, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का। तो अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल है जिसके अगेंस्ट इंडिया में क्या इशू हुआ है, वारंट फॉर अरेस्ट, कि इंडिया में कोई ऑफेंस करो, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए यहाँ पे क्या इशू किया गया है, अरेस्ट वारंट यहाँ पे इशू किया गया है। और यहाँ पे कौन से ऑफेंस के रिगार्डिंग वारंट इशू किया गया, शेड्यूल्ड ऑफेंस। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमें कुछ एक्ट्स के नाम गिवन है और उस एक्ट में अगर आपका ऑफेंस फॉल हो रहा है तो ऐसे ऑफेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड ऑफेंस। ठीक है। तो उसमें आपने कोई ऑफेंस किया है तो फिर उसके अगेंस्ट आपको क्या इशू किया गया है, वारंट। तो या तो वो क्या करा है, इंडिया को छोड़कर चला गया ताकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को वो अवॉइड कर पाए, इंडिया से बाहर भाग गया तो इंडिया में केस कैसे रन करने वाला है उसके ऊपर, तो उसके लिए वो चला गया, भाग गया। या फिर अब्रॉड है और वो इंडिया में आने से मना कर रहा है, तो वो रिटर्न करने से यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड ऑफेंस। जैसे अभी हमने बात की कि आपको अरेस्ट वारंट अगर आपके अगेंस्ट में इशू किया गया है, आपने ऑफेंस किया जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस है, मतलब इस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड ऑफेंस है। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, ऐसा ऑफेंस जो इस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, जो
अलग अलग एक्ट्स में फॉल कर रहा है। तो अब वो एक्ट्स कौन कौन सी यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं कि ये जो सारे ऑफेंसेस हैं, ये सारे ऑफेंसेस आपके कौन से शेड्यूल ऑफेंस। आपको याद होगा क्लास में हमने एक ट्रिक से याद किया था कि कुछ कुछ चैप्टर्स अपने जेआईजीएल में आते हैं, कुछ कुछ अपने ईसीआईपीएल में आते हैं, कुछ कुछ टैक्स वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ कंपनीज एक्ट वाले हैं। तो वो सब जो चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सारी एक्ट्स के नेम याद हो गए थे, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, सबसे पहले आपका कौन सा है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जेआईजीएल में आता है। सेकेंड आपका कौन सा, एनआई एक्ट, ये भी अभी किस में आता है, जेआईजीएल में आता है। तीसरा कौन सा बोला है यहाँ पे, आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट अपने यहाँ पे था पहले, अभी तो नहीं है, बट आरबीआई एक्ट आ गया। देन अपना कौन सा, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ये टैक्स वाला एक्ट है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा एक्ट है अपना, कस्टम एक्ट है, ठीक है, टैक्स वाला हो गया अगेन। देन कौन सा है, बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट है, जो अभी अपने इसमें ही है सब्जेक्ट में। इसके बाद कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो करप्शन के लिए यहाँ पे एक्ट बना हुआ है। इसके अलावा क्या बोला, सेबी एक्ट हो गया, एलएलपी एक्ट हो गया यहाँ पे, एफसीआर है अपना, इसी में ही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, कंपनीज एक्ट, तो अपना ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स के लिए एक्ट बना हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, और फिर है अपना सीजीएसटी एक्ट। तो हमने यहाँ पे कैटेगरीज बनाई थी, आप वो क्लास के जो अपने नोट्स हैं उसमें से आप देख लेना। तो यहाँ पे ये वाले एक्ट्स हैं, ये सारे अलग अलग जो एक्ट्स हैं, अगर आपने इनमें से कोई भी ऑफेंस किया और वो ऑफेंस करके आपके अगेंस्ट में क्या इशू किया गया, अरेस्ट वारंट, या तो आप भाग गए या बाहर और इंडिया में नहीं आ रहे हो ताकि आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अवॉइड कर सको, तो आपको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर, ठीक है। तो अभी तो मीनिंग पढ़ लिया आपने, हम क्या पढ़ेंगे अब कि किस तरीके से आपको बुलाया जाएगा या किस तरीके से आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन अभी होगा। देखो तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले जो हमें प्रोसेस गिवन है, अगर हम बेसिक बात करें प्रोसेस के बारे में, तो क्या बोला है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपको क्या किया जाएगा, एक नोटिस इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, हमें एक नोटिस इशू किया जाएगा कि यहाँ पे आपका ये ऑफेंस है, और आपको एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि इतने टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, वापस इंडिया में आना है, ठीक है। तो आप उतने प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में या तो इंडिया में वापस आ जाओ, या अगर आप खुद नहीं आ पाते हो तो फिर आप क्या करो, अपने लीगल जो काउंसिल है, मतलब लॉयर है, उसके थ्रू आप क्या भिजवा दो, आपको जो भी बोलना है यहाँ पे या जो भी आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं वो आप भिजवा दो। अगर आप उतने टाइम में नहीं भिजवा पाते हो तो फिर आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। लेकिन अगर आपने उतने टाइम प्रिस्क्राइब टाइम में क्या भिजवा दिए, अपने रिप्रेजेंटेशंस वगैरह भिजवा दिए, तो उस केस में फिर वही आपके ऊपर केस वेस वो देखा जाएगा। तो अगर आप रिप्रेजेंट हो जाते हो, चाहे खुद से चाहे अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, आप यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिशनर है उसके थ्रू अगर रिप्रेजेंट हो जाते हो, तो फिर वही हम चेक करेंगे। तो या तो आप ऑफेंडर होगे क्योंकि आप नहीं आए, या फिर आप रिप्रेजेंट कर देते हो तो आप ऑफेंडर नहीं होगे। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे आपको कि आप ऑफेंडर यहाँ पे हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो जहाँ पे ऑब्वियसली बात है, वो जो पर्सन था उस पर्सन ने क्या किया होगा, कोई ना कोई ऑफेंस किया होगा। तो अब ऑफेंस किया तभी तो उसके अगेंस्ट क्या इशू किया गया, अरेस्ट वारंट। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे क्या लग रहा हो कि जो आपकी प्रॉपर्टी है इंडिया में, वो आपकी प्रॉपर्टी आपने कैसे, या तो बेनामी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो अगेन पैसे आपने दिए किसी और के नाम पे है, वो अपन पढ़ेंगे अभी आगे पूरा बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट। तो या तो आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, बेनामी प्रॉपर्टी है, या फिर कैसी है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी आपने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ऑफेंस वगैरह किया है। इसका मतलब प्रॉपर्टी किससे रिलेट कर रही है, किसी ऑफेंस से रिलेट कर रही है, और ऐसा आपको शक है। तो यहाँ पे इस एक्ट में जो डायरेक्टर जनरल है वो क्या कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में आगे जाके फिर वही वो पर्सन जो डिक्लेयर हो जाएगा एज ऑफेंडर, या वो डिक्लेयर नहीं होगा। अगर वो पर्सन डिक्लेयर हो जाता है एज ऑफेंडर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी हमने प्रोविजनली अटैच की थी उसके लिए क्या पास हो जाएगा, कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर। मतलब अभी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी, और वो किसके नाम पे आ गई, अब सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, अभी सीजी उसको सेल करेगी अपने अकॉर्डिंग। आपके पास अभी वो प्रॉपर्टी रहेगी क्या, नहीं। तो अगर प्रूव हो गया कि आपने ऑफेंस किया है, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे चली जाएगी, अब वेस्ट इन
सीजी। पर अगर उसको प्रूव हो गया कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो जो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ था वो उसको हम क्या कर देंगे, वहाँ पे रिलीज कर देंगे। तो प्रॉपर्टी का वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये हमें यहाँ पे गिवन है। और एक और चीज़ याद रखना कि जब भी हम प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर रहे हैं, अटैचमेंट का जो मैक्सिमम टेन्योर है वो कितना ही रहेगा, 180 डेज का टेन्योर वहाँ पे रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा क्या है, पावर ऑफ सर्वे। अब देखो जैसे सर्वे हो गया, सर्च एंड सीजर हो गया, ये सब टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट आपको सब एक्ट में मिल जाएंगे और इन सबका कंटेंट जो है वो एकदम सेम है। तो अगर किसी ने पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है तो क्या अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो सर्वे, सर्च एंड सीजर वगैरह सब कुछ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो यहाँ पर भी वही बोला है कि अगर डायरेक्टर को लगता है कि वो पर्सन इकोनॉमिक ऑफेंडर है, और कौन सा वाला, फ्यूजिटिव, मतलब भाग गया है, इंडिया में नहीं आ रहा है, तो वो प्लेस में, उसकी जो भी प्लेसेस है उसमें एंटर कर सकता है। ठीक है, सो और वो वहाँ पे जाके क्या कर सकता है, सर्च वगैरह भी कर सकता है। या फिर मान लो जो उसका बिजनेस है अगर, तो वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हो उन सबको क्या बोल सकता है कि आप मुझे जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स है वो सब क्या करो, वहाँ पे प्रोवाइड करो। तो ये सब चीज़ें वो वहाँ पे कर सकता है। और फिर हम सब में बढ़ते हैं, सब में आता है, आपको याद होगा हमने जो कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स लिए थे, इंस्पेक्शन वगैरह वाला चैप्टर, उसमें भी ये सब टॉपिक्स वापस से आए थे। तो क्या बोला है यहाँ पे, वो क्या प्लेस कर देगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह है तो वो प्लेस कर देगा वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी उसने चेक की उसका एक रिकॉर्ड भी अपने पास में मेंटेन करके रहेगा, और किसी पर्सन से कुछ पूछा उसने तो उसका भी वो स्टेटमेंट क्या कर लेगा यहाँ पे, रिकॉर्ड। तो ये जो टॉपिक्स हैं, सर्च, सीजर, सर्वे वगैरह, या हम कह सकते हैं सीजिंग ऑफ असेट, फ्रीजिंग ऑफ असेट्स, ये आप एक जगह पे अच्छे से याद कर लोगे तो सारे चैप्टर्स में आपको ये सेम ही टॉपिक काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें वही सर्च एंड सीजर, तो अगर यहाँ पे डायरेक्टर को क्या लगता है, डायरेक्टर जो अपनी कंपनी वाला डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर कौन है, जो एक्ट का डायरेक्टर है। ठीक है, अगर उसको क्या लगता है कि जो कोई पर्सन है वो डिक्लेयर किया जा सकता है एज व्हाट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, या उसके पास क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या फिर उसको क्या लगता है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह उसके पास है वो प्रॉपर्टी उसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रोक्योर की है, अगर उसको ऐसा कुछ भी लगता है तो वो क्या क्या काम यहाँ पे कर सकता है, ही में एंटर अ प्लेस, वो वहाँ पे सर्च कर सकता है, ताले वाले लगे हुए हैं तो ब्रेक ओपन कर सकता है लॉक वगैरह को। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, सीज, कोई असेट है तो उसको क्या कर सकता है, वहाँ पे फ्रीज कर सकता है, किसी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है ऑन ओथ, ये सब चीज़ें अलाउड है वहाँ पे। ही कैन मेक इन्वेंट्री यानी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो भी उसने वहाँ पे चेक की है, एंड ही कैन ऑल्सो प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो ये सारी वही बेसिक बेसिक बात है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट वगैरह का सर्च किया। क्या हम सर्च ऑफ पर्सन्स भी कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली, ये भी राइट अवेलेबल है। तो क्या बोला है यहाँ पे, डायरेक्टर हो गया या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर या एनी अदर अथॉरिटी, अगर उन्हें क्या लगता है कि आपके पास क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, किसी पर्सन के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो वो वहाँ पर क्या कर सकता है, किसी पर्सन को भी सर्च कर सकता है। तो जैसे कोई भी पर्सन है तो वो उस पर्सन को वहाँ पे सर्च भी कर सकता है, और उसके पास में जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं या डॉक्यूमेंट वगैरह है वो उन रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट की क्या कर सकता है, सीज या फ्रीज भी कर सकता है, कोई असेट वगैरह है तो उसको। ठीक है, और अगर आपने उस पर्सन को अपनी कस्टडी में लिया है तो अगेन वो वाली चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी कि आप उसको नियरेस्ट जो ऑफिसर है उसके पास आप प्रेजेंट करोगे, मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करोगे विद इन 24 आवर्स। और इस 24 आवर्स में जो जर्नी का टाइम है वो हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला कि जो अपना गजेटेड ऑफिसर वगैरह था या मजिस्ट्रेट वगैरह है वो उस पर्सन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, अगर आपको लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है उस पर्सन के सर्च करने का। ठीक है, तो अगर लगता है ग्राउंड है तो वो कंटिन्यू करवाएगा, अगर लगता है ग्राउंड नहीं है तो फिर उस पर्सन को इमिडिएटली वो क्या करवा देगा, वहाँ से रिलीज करवा देगा। इसके अलावा क्या बोला यहाँ पे, विटनेस वगैरह के सामने ही हम सर्च करेंगे, बिकॉज वही है अगेन ब्राइब वगैरह खिलवा के छूट जाते हैं लोग। ठीक है, या कुछ उल्टा फुल्टा बोल देते, विटनेस वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। फिर क्या बोला, अगर आप फीमेल को सर्च कर रहे हो तो फीमेल की सर्च कौन करेगी, फीमेल ऑफिसर ही करेगी। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने सर्च की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका आपको लिस्ट वगैरह क्या करना है, मेंटेन। तो अगेन इस चैप्टर के बिगिनिंग के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अलग हैं, बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो एज इट इज़ सेम सेम से चलते हैं जो सारे चैप्टर्स में आते हैं। फिर क्या बोला है यहाँ पे कि जैसे ही हमने किसी पर्सन को क्या डिक्लेयर कर दिया कि वो पर्सन क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है,
अभी कोर्ट क्या अलाउ करेगी, सॉरी डिसअलाउ करेगी जितने भी सारे सिविल क्लेम्स है ना उस पर्सन के अगेंस्ट, तो वो सारे के सारे सिविल क्लेम्स, बिकॉज अब उसके ऊपर जो केस है वो अलग चल रहा है, अभी वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है क्रिमिनल ऑफेंस के रिगार्डिंग। जो भी सिविल क्लेम्स वगैरह हैं उन सबको अभी कोर्ट क्या कर देगी, वहां पे डिसअलाउ कर देगी। ठीक है, और फिर क्या बोला है यहाँ पे कि एविडेंस एक्ट के जो भी रूल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे हमें एक बार देख लेने हैं। अगर आपको जो भी ऑर्डर आया उससे प्रॉब्लम है अगेन, क्या आप अपील कर सकते हो क्या, वही 30 डेज में आप अपील कर सकते हो। किसको अपील कर सकते हो आप, हाई कोर्ट को अपील कर सकते हो। और जो अपनी एक्ट है कौन सी वाली, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है ऑन अदर जो भी आपके ऊपर लॉज एप्लीकेबल है। जैसे अभी अपन ने बात की कि सिविल जो सारे क्लेम्स है अभी वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रिगार्ड हो जाएंगे, कि सिविल पे कौन सी लगती है अपनी सीपीसी एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर ये एक्ट लग गई, जैसे अपनी कंपनी एक्ट सेबी है, तो अगर सेबी के रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहे हैं और वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो क्या एप्लीकेबल होगा, ओवरराइड क्या होगा, सेबी। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर भी क्या ओवरराइड हो रहा है, ये वाली एक्ट जो है वो ओवरराइड कर रही है किसको, बाकी जो भी एक्ट वगैरह एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, फिर वही जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके पास, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक कर लेंगे और जो भी रिकॉर्ड वगैरह चेक करके उसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, सो ये अपने यहाँ पे हो गई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। इसमें आप एक मीनिंग, एक प्रोसेस हो गया, प्रोसेस का हमने एकदम प्रॉपर चार्ट बना रखा है कॉपी में, वो आप एक बार चार्ट को रेफर कर लेना। और इसके अलावा जो क्या हो गया, जो अपने एक्ट के नाम थे वो जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं वो एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, सर्च हो गया, सीजर हो गया, कॉन्फिस्केशन वगैरह हो गया, सर्च ऑफ पर्संस हो गया, तो ये हमने अलग अलग चैप्टर्स में बहुत ही बार पढ़ रखे हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो एकदम सेम सेम से ही एप्लीकेबल हो रहे हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्ट। जो हम नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपने पार्टी की, वो अपना चैप्टर क्या है, पीएमएलए। पीएमएलए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, एकदम छोटा सा एक्ट है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसमें भी कुछ मेन मेन टॉपिक्स ऐसे हैं जो तो पता होने ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे हमें एक जो सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, वो मीनिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है उसके बाद में हम जान के उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप अपने ब्लैक मनी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, व्हाइट मनी। देखो ब्लैक मनी की अगर हम लोग बात करें, ब्लैक मनी एक ऐसा मनी है जिसको या तो हमने कैसे अर्न किया, इलीगल सोर्सेज से। जैसे इलीगल आपने ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह करी है, किडनैपिंग करा, उल्टे फुल्टे काम करे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इलीगल एक्टिविटीज करके अगर आप पैसा अर्न करो तो वो भी ब्लैक मनी है। या ऐसा मनी जिसका सोर्स अनआइडेंटिफाइड है, आप जवाब नहीं दे सकते हो कि अच्छा ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, तो ऑब्वियसली बात है आपने ब्राइब वगैरह ली होगी, ठीक है, तो वो भी उसमें आ जाएगा ब्लैक मनी में। और इसके अलावा ऐसा कोई भी पैसा जिसके ऊपर आपने टैक्स इवेजन करा, तो कोई भी मनी अगर हम उसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो मनी भी ब्लैक मनी है। तो सिर्फ ऐसा मत बोलना कि इलीगल तरीके से कमाया हुआ मनी ब्लैक मनी है, नहीं, जिस पैसे पे हमने टैक्स इवेजन किया वो मनी भी किस में आ जाएगा, ब्लैक मनी। अभी आपके पास ब्लैक मनी है, अब ब्लैक मनी अगर आपके पास में है तो वो ब्लैक मनी आप अपने पास कब तक रखोगे, यूज भी नहीं कर पाओगे, पकड़े जाओगे एक दिन। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ब्लैक मनी है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, व्हाइट मनी में। ठीक है, मैं प्रोसेस पढ़ेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्री क्या होती है, डर्टी क्लोथ्स को हम क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। सिमिलरली वैसे डर्टी मनी को हम एक प्रोसेस में डालेंगे और वो क्या हो जाएगा, व्हाइट में चेंज हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। अब अगर हम लोग बात करें मनी लॉन्ड्रिंग, तो क्या ये चीज़ अलाउड है या ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, तो प्रिवेंशन करना है हमें इसका। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस अपना 3 स्टेप में डिवाइडेड है। तो पहले तो यहाँ पे हमें मीनिंग गिवन है ब्लैक मनी का, जो भी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो अपना प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो सबसे पहले क्या होता है, प्लेसमेंट, देन क्या आता है, लेयरिंग, और फाइनली अपना क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो जो अपना स्टेप 1 है प्लेसमेंट, इसका मतलब आप सबसे पहले तो ब्लैक मनी को इंट्रोड्यूस करोगे, बाहर निकालोगे ना अपने घर से, तो ब्लैक मनी को आप अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और देखो अब अगर आपके पास ब्लैक मनी और आप उसको चेंज करना है, तो ऐसे नहीं कि एकदम से आपने पूरा का पूरा, आपके पास 10 करोड़ रुपए है तो एक पूरा एक ही साथ चेंज कर दिया, नहीं, आप उसको डिवाइड करते हो इनटू स्मॉलर पोर्शंस। ठीक है, आपको याद होता हमने क्लास में जो एक मूवी है शिवाजी द बॉस, उसका भी एग्जाम्पल लिया था, तो वहां पे भी क्या था कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो ये सब जो काम है यहाँ पे,
वो सबसे पहले क्या बोला कि आप अपने पैसे को मार्केट में क्या करो, इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद में आप उसको क्या करो, स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद अलग अलग जगह पे लगा दो। किसी ने उससे शेयर खरीद ली, किसी ने पार्टी कर ली, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, या किसी और को हमने ट्रांसफर कर दिया, फिर उससे वापस मंगवा लिया एज अ गिफ्ट, जो भी है। तो ऐसे करके आप सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन करो। सीरीज ऑफ आप ट्रांजैक्शन जब करोगे तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन करने की वजह से क्या चीज़ होगी वहाँ पे, उसका जो सोर्स है वो अपने सोर्स से डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैंने एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही पैसे से मान लो 10 ट्रांजैक्शन कर लिए, तो अभी जो ओरिजिनल पैसा मेरे पास जहाँ से आया था उसको ढूंढना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है। तो आपको याद होगा हमने पूरा एग्जाम्पल लिया था कि आपने किस तरीके से एक चेन बनानी थी, ठीक है। वो आप क्लास में अगर आपने अटेंड की है तो आपको याद होगा। तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो आपको करना है, एंड देन फाइनली जब आपने सारे ट्रांजैक्शन कर लिए और पैसा अल्टीमेटली आपके पास वापस हो गया, तो अब वापस जब आ गया तो अभी वो क्या बन गया, वाइट मनी। अभी क्या हम उसको बैंक में रख सकते हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो अब हमने उसको बैंक में रख दिया, तो बैंक में रख के आप या तो उससे क्या कर लो, बिजनेस पे इन्वेस्ट कर लो, या कोई असेट खरीद लो, कार खरीद लो, घर खरीद लो, तो वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमने प्रोसेस के बारे में बात की, स्टेप के बारे में बात की, तो आप अपने पैसे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो इंट्रोड्यूस करने को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपने प्लेसमेंट किया। फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन किए सोर्स से अलग करने के लिए, वो अपना स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेयरिंग। तो सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज व्हाट, प्लेसमेंट। देन आपने क्या किया वहाँ पे, मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके उसे हम क्या बोलेंगे, लेयरिंग। और तीसरा, आपने जब वापस से उसको क्या करा, वाइट में कन्वर्ट करके बैंक में, मतलब अब जो आपका पैसा है वो अभी वाइट होकर फाइनेंशियल मार्केट में आ चुका, इंट्रोड्यूस हो चुका, अभी आप उसको यूज कर सकते हो एज वाइट मनी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो जो क्या ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस समझ में आया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। पर क्या ये प्रोसेस करना अलाउड है, नहीं। तभी तो ये एक्ट बनी है पीएमएलए। ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं है, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ये एक्ट कौन सी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब देखो, अगर हम लोग बात करें तो पहले तो इस एक्ट की हमें पूरी समरी वगैरह गिवन है, ये आप देख लेना। अब क्या बोला है यहाँ पे, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका सेक्शन क्या है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 3। तो अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या बोला है यहाँ पे, अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या काम कर रहा है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है, कोई असेट इन्वॉल्व है, और वो जो पैसा है या जो असेट है, वो पैसा कैसा पैसा है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी वो पैसा आपने कैसे कमाया है, थ्रू द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया और उस व्हाइट मनी से मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो प्रॉपर्टी भी किस में आएगी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आएगी, और मनी भी किस में आएगा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आएगा। तो किसी भी पर्सन के पास अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो वो इस एक्ट के अंडर क्या मान लिया जाएगा, यहाँ पे ऑफेंडर मान लिया जाएगा। अगर आपने पैसे को कंसील करा है तब भी प्रॉब्लम है। आपने अक्वायर किया, यूज किया, पजेस किया, कुछ भी आप कर रहे हो, किसके रिगार्डिंग, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रिगार्डिंग, तो क्या वो चीज़ परमिटेड है या वो परमिटेड नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे परमिटेड नहीं है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। और ट्राई करना कि आप मनी लॉन्ड्रिंग वाले चैप्टर में जो मनी लॉन्ड्रिंग की पेनल्टी है उसको याद कर लो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला है यहाँ पे, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी, यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी। तो पेनल्टी में क्या बोला है आपके ऊपर, एक तो क्या आएगा, इम्प्रिजनमेंट, एक तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, इम्प्रिजनमेंट। मिनिमम कितना है, मिनिमम 3 years के लिए, एंड फाइन, ठीक है। और मैक्सिमम कितना है, 7। लेकिन अगर आपने कोई ऑफेंस किया जो किससे रिलेट कर रहा है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इस वाले एक्ट का कोई आपने ऑफेंस किया, तो जो आपकी 7 years है मैक्सिमम, वो 7 नहीं होंगे, वो कितने ईयर्स हो जाएंगे, 10 साल। तो नॉर्मली 3 और 7 साल है, और अगर नारकोटिक ड्रग्स वाली एक्ट है, उसका ऑफेंस है, तो फिर कितने आ जाएंगे आपके, 10 years आ जाएंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, ऊपर हमने एक वर्ड पढ़ा था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स, तो ये वही है कि अगर आपने कोई भी पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग से कमाया, या उस पैसे से आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, चाहे यहाँ पे चाहे फॉरेन में, तो वो सब की सब चीज़ें किस में इंक्लूड की जाएंगी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में इंक्लूड की जाएंगी। और ये जो आपने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, जैसे आपको याद होगा अभी जो हमने एक्ट पढ़ी थी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, उस वाली एक्ट में भी हमने क्या बात की थी कि शेड्यूल्ड ऑफेंस, मतलब जो ऑफेंस आपने किया वो कहाँ पर मेंशन्ड है, वो एक्ट में मेंशन्ड है। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी हमें शेड्यूल मेंशन्ड है। शेड्यूल जो यहाँ पे ऑफेंसेस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी।
तो यहाँ पर भी क्या बोला कि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस वाला एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड अगर है तो यहाँ पे आप किसमें फॉल कर जाओगे, पेनल्टी में फॉल कर जाओगे। और जो अपने ऑफेंसेस है वो 3 पार्ट जैसा हमने डिस्कस किया डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अगर हम लोग बात करें तो पार्ट ए, तो पार्ट ए में हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या गिवन है, एक्ट्स के नेम गिवन है। जैसे आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था तो वहाँ पे भी एक्ट्स के नेम गिवन थे, सिमिलरली वैसे यहाँ पर भी हमें एक्ट के नेम गिवन है, हमें याद नहीं करने हैं, बस आप याद रखना एक्ट्स के नेम अलग अलग गिवन है। पार्ट बी में अगर हम लोग बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर है तो वो पार्ट बी में ऑफेंसेस आ जाएंगे। और पार्ट सी में है क्रॉस बॉर्डर, फॉरेन के साथ अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसमें फॉरेन कंट्री का इन्वॉल्वमेंट आ गया, फॉरेन पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो वो वाले ऑफेंसेस किस में आ जाएंगे, अपने वो ऑफेंसेस अपने पार्ट सी में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी जैसे हमने उस एक्ट में अपना ऑफेंस का पूरा प्रोसीजर है कि अगर आप उस ऑफेंस में फॉल करते हो तो आपके ऊपर कैसे कैसे करके प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, सिमिलरली वैसे हमें इस एक्ट में भी क्या करना है, प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर हमने आपको याद होगा क्लास में भी बनाए थे, पूरा हॉरिजॉन्टल चार्ट बनाया था। प्रोसीजर सबके ऑलमोस्ट सेम ही होता है। पहली बात, जो भी उस एक्ट का ऑफिसर है, डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, जो भी है, तो वो एक्ट का जो मेन हेड ऑफिसर है उसको अगर शक हुआ आप पे, तो शक हो रहा है तो पहली बात तो उसको लग रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कैसी है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाली है, जो अपन ने भी ऊपर बात की। तो वो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, प्रोविजनली अटैच कर सकता है क्या, एब्सोल्युटली, तो प्रोविजनल अटैचमेंट वो वहाँ पे कर सकता है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, उसने प्रोविजनली अटैच कर दिया, या फिर वो अगेन उसको शक है तो वो सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, असेट को फ्रीज भी कर सकता है, वो सारे पावर्स। देन वही जो अपन अभी पढ़कर आए हैं लास्ट एक्ट में, वो सारे जो पावर्स हैं उसके पास, वो सर्च एंड सीजर के सारे पावर्स है। तो अगर आपने क्या करा, जो अगेन प्रोविजनल अटैचमेंट किया, तो आपको याद होगा मैक्सिमम कितने डेज के लिए अलाउड होता है, वो 180 डेज के लिए अलाउड होता है। लेकिन जब भी आपने प्रोविजनल अटैचमेंट किया तो उस केस में अभी आपको क्या लगानी होगी, कंप्लेंट लगानी होगी, क्योंकि आप ऑफिसर हो, आपको शक है ना। अभी केस जो होगा वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपस में आगे चेक करेगी, तो आपको कंप्लेंट या एप्लीकेशन फाइल करनी होगी किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अंडर दिस एक्ट। फिर ये पूरा काम हमने कर लिया, यानी कि प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया, या फिर सर्च एंड सीजर जो भी है, या फ्रीजिंग जो भी है वो हो गई। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन या कंप्लेंट फाइल करी किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अभी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो पूरा क्या करेगी, वही चेक करवाएगी, इंक्वायरी वगैरह जो भी है वो कंडक्ट होगा। उसके बाद वो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ वो एक्चुअली जो पर्सन है उसने जो भी एक्टिविटी की है वो ऑफेंस वाली एक्टिविटी है, या उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है या मनी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाला है, तो जो अपना प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था अभी उसको हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करके मतलब अभी अटैचमेंट किस में चेंज हो गया, कॉन्फिस्केशन में चेंज हो गया, मतलब अभी प्रॉपर्टी वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने अकॉर्डिंग उसको सेल करेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें अगर प्रूव हो गया कि नहीं, जो डायरेक्टर था उसको शक हो गया था, या ये प्रोसीजर ऑफ क्राइम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो हम उसी प्रॉपर्टी उसको जो हमने अटैच की थी वापस कर देंगे। तो प्रोसेस जो होता है वो आपको ऐसे बुक में तो अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे इतनी लैंग्वेज गिवन है, एक्ट की एकदम प्योर लैंग्वेज गिवन है, तो वो हमें ऐसे प्रॉपर याद नहीं हो सकती। तो आप एक स्टोरी बना के चलो, जितने भी आपको याद होंगे पार्ट ए में हमने ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस किए, उनका प्रोसेस सेम ही तो है कि पर्सन जो आपका उसका ऑफिसर है उसको दिक्कत है, अटैचमेंट करेगा, आगे एप्लीकेशन लगाएगा, चेकिंग की जाएगी, या तो पर्सन गिल्टी है या पर्सन गिल्टी नहीं है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे दो। तो ये पूरा सेम ही चलता है। तो भी अब हर चीज को अगर याद करने बैठ गए तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम प्रोसीजर्स इतने, जैसे अपन कंपनीज एक्ट में भी बात करते हैं तो वहां पर भी इतने सारे प्रोसीजर्स हैं, प्रोविजन याद है तो वो तुम खुद ही लिख सकते हैं। सिमिलरली वैसे यहाँ पे जो प्रोसीजर गिवन है ना एप्लीकेशन और पूरे, वो सब आपने एक दो अगर एक बार पढ़ भी लिए तो आप सारे अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से चार्ट कवर किया था, ये आप देख लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मान लो 2 ट्रांजैक्शन है और एक ट्रांजैक्शन प्रूव होगी कि वो कौन सा वाला है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस वाला है। तो हमारी प्रिजम्पशन क्या रहेगी, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, यानी या तो प्रूव हो जाए तब तो ठीक है, जब तक प्रूव नहीं हुआ तब तक जो अपना सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन है, कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है, उसको भी हम क्या मानेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही ट्रांजैक्शन है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन कनेक्टेड है तो सेकेंड वाले के लिए भी क्या प्रिजम्पशन आती है कि फर्स्ट वाला मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में इन्वॉल्व है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, सेकेंड वाले में भी हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे क्या इन्वॉल्वमेंट है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इन्वॉल्वमेंट है।
अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो ये जो एक्ट है वो कैसी एक्ट है? मनी लॉन्ड्रिंग। इसका मतलब अगर हमारे पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, इंडिया में लगाएंगे तो हो सकता है पकड़े जाएं, तो बेटर है कि हम ये पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दें, इंडिया के बाहर, तो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर अपनी इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, बाहर वाले फॉरेन स्टेट्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, उनके साथ में क्या कर लेती है, अग्रीमेंट में एंटर कर लेती है कि अगर हमारा कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग करके कोई प्रॉपर्टी उसने बाहर खरीद ली, कोई पैसा उसने बाहर इन्वेस्ट कर दिया, तो आप हमारी हेल्प करोगे उसकी वो प्रॉपर्टी को अटैच करने में और कॉन्फिस्केट करने में। और सिमिलरली आप कोई बंदे ने इंडिया में वो काम करे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे करके अपनी गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, जैसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ अग्रीमेंट्स में एंटर कर लेती हैं फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, चलो। तो ये वाली चीज़ है कि अगर जो प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट में हमने ऑर्डर पास किया कि प्रोसीजर ऑफ क्राइम से है, और अगर वो कहाँ पर है, फॉरेन स्टेट में है, तो उसके रिगार्डिंग अपने स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास करेगी और हम सामने वाली कंट्री को रिक्वेस्ट का लेटर भेजेंगे कि अब हमारी हेल्प इस प्रॉपर्टी को क्या करने में, अक्वायर करने में, अटैचमेंट करने में। तो वही वाला पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पर गिवन है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपने ये एक्ट है, इस एक्ट का जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। ये आपने दोनों वर्ड्स पढ़े होंगे जीआईजीएल में। कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है, सीरियस या नॉन सीरियस, सीरियस। नॉन बेलेबल कि आपको इजीली बेल मिलती है, वहां पे बेल आपको नहीं मिलती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस सीरियस नेचर का ऑफेंस है, यहाँ पर आपको बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला, ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे सीरियस नेचर के हैं, और अरेस्ट, अरेस्ट कैसे हो सकती है, अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट, बिना वारंट के यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है, बिकॉज ये सीरियस ऑफेंसेस हैं। और ऐसा कोई पर्सन जो इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, क्या उसको बेल पे भी रिलीज किया जाएगा, क्या बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा, जब तक जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको हमने एक बार अपॉर्चुनिटी नहीं दी है डिफेंड करने के लिए। ठीक है, तो पहले आप उसको मौका दोगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि बेल पे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ठीक है, या फिर अगर कोर्ट मान लो खुद ही सेटिस्फाइड है कि यार ये पर्सन जो है ये गिल्टी नहीं है, तब कोर्ट खुद बोल सकती है, अदरवाइज आपको बेल मिलेगी, क्या आपको बेल नहीं मिलेगी। अच्छा, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लेना। कोई पर्सन अगर अंडर द एज ऑफ 16 है, या कोई वुमेन है, सिक है, इनफॉर्म है फिजिकली या मेंटली, उसको कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उसका जो वैल्यू है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का वो 1 करोड़ से कम है, तो इस केस में क्या बोला है, हम इनको बेल पे रिलीज कर सकते हैं अगर स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी। मतलब यहाँ पे स्पेशल कोर्ट के पास में पावर है कि वो उनको बेल पे छोड़ सकती है। ठीक है, फिर क्या बोला कि कोई भी जो कोर्ट है, ऐसे उसको खुद को दौरे नहीं पड़ेंगे कि अच्छा हम इसके अगेंस्ट केस चालू कर लेते हैं, नहीं, कोई ना कोई पर्सन तो कंप्लेंट फाइल करेगा, तो या तो डायरेक्टर हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गई, इनमें से किसी ना किसी ने तो क्या किया होना चाहिए, कंप्लेंट फाइल की होगी इस पर्सन के अगेंस्ट, तभी जाके जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेगी। अदरवाइज क्या वो अपने एंड पे ऑफेंस की जो कॉग्निजेंस है वो ले सकती है क्या, नहीं। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमें गिवन है, वो क्या है, ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। देखो, अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई पर्सन, या जैसे अपन ने वो 3 प्रोसेस लिए थे स्टेप के 3 प्रोसेस में, तो सबसे पहले क्या था आपका, लेयरिंग। ठीक है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन। तो जो लेयरिंग वाला काम था उसमें हमने क्या बात की थी कि आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करोगे सोर्स से दूर करने के लिए, एंड देन फाइनली जब आपके पास पैसा वापस आएगा तो आप उसको कहाँ जमा कर रहे हो, इंटीग्रेशन में, बैंक में। ये हमने बात पढ़ी। तो अब आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो आपने सुना होगा बैंक जब भी किसी को लोन दे रही है, किसी का अकाउंट खोल रही है, तो वो कितने सारे आपके ऊपर क्या करती है, केवाईसी, कि नो ईयर कस्टमर हो गया, ये डिटेल चाहिए, वो डिटेल चाहिए। तो ऐसे करके कितने सारे कंप्लायंसेस बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा आपने कन्वर्ट किया, अभी आप उसको कहाँ रखने वाले हो, बैंक में रखने वाले हो। तो इसीलिए बैंक के ऊपर जो ये एक्ट है उसने बहुत सारी ड्यूटीज वगैरह डाल रखी है कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर कम वैल्यू का है तो अपन नॉर्मल केवाईसी कर लेंगे, कोई ट्रांजैक्शन अगर बहुत ही हाई वैल्यू का है, या आपको लग रहा है कि रिपीटेड इतने इतने वैल्यू के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यार ये जो ट्रांजैक्शन है डाउटफुल है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, इनहैंस लेवल पे भी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो। तो बेसिक केवाईसी तो आपको करनी ही है, और अगर आपको रिस्क ज्यादा लग रही है तो वहां पे इनहैंस ड्यू डिलिजेंस भी आप कर सकते हो। ठीक है,
तो ये सारी ऑब्लिगेशन किसके ऊपर लगाई गई हैं? बैंक के ऊपर। तो उनको जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, एंटिटीज़ हैं, उन सब के जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो 5 ईयर्स तक मेंटेन करने होंगे। केवाईसी करनी होगी, केवाईसी अपने क्लाइंट की भी और बेनिफिशियल। देखो एक तो क्या होता है कि जो पर्सन अपने नाम पे काम कर रहा है और जो एक्चुअली बेनिफिट ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो बेनिफिट ले रहा है उसको बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कंपनी है, वो सारा काम अपने किससे करवा रही है? सीएस से या डायरेक्टर से करवा रही है, पर एक्चुअली बेनिफिट कौन ले रहा है उस ट्रांजैक्शन का? कंपनी। तो आपको दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा। और अगर कोई भी अथॉरिटी है तो उस केस में बैंक वगैरह के पास हम जाकर क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट वगैरह तो मांग ही सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने अलग अलग डायरेक्शन दे रखे हैं। एएमएल क्या है? अपना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। सीएफटी क्या है? कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म। तो बहुत सारे जो टेररिज्म वाले ट्रांजैक्शंस हैं, उसका जो मनी का रूटिंग है वो भी कैसे होता है? बैंक के थ्रू ही तो होता है कि बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिए हैं, ये बम यहाँ फोड़ना, ये बम यहाँ फोड़ना। तो ऐसे टेररिज्म वाले सारे काम भी हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी बैंक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कॉशन लगाया गया है कि आपको यहाँ पे इस तरीके से अगर आप इतनी सिक्योरिटी मेंटेन करो और डॉक्यूमेंट मेंटेन करो और केवाईसी वगैरह करते रहो या डीडी वगैरह करते रहो, तो आपको इन क्रिमिनल एक्टिविटीज से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ईडीडी ये क्या होता है? इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। और एक होता है सीडीडी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। जो अपना सीडीडी है वो तो हम क्या करते रहते हैं? इंटरवल्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल बिगिनिंग में कर लिया तो ऐसे नहीं कि अब बस हो गया, बीच बीच में भी आप चेक करते रहोगे कस्टमर को कि डिटेल चेंज तो नहीं हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीडीडी। और ईडीडी एकदम इन डेप्थ लेवल पे, इनहैंस लेवल पे आप चेकिंग कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? अपना ईडीडी में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किस पे लगाए गए हैं? यहाँ पे अलग अलग टाइप की बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, एनबीएफसी, उनके एजेंट्स, ये सबको ये सब चीजें जो है वो माननी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम बैंक्स वगैरह इन सबको क्या बोल रहे हैं? आर ई क्या होता है? अपना रिपोर्टिंग एंटिटी। तो उनकी क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपके पास पॉलिसीज मेंटेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, फिर वही है, आइडेंटिफाई करते रहो रिस्क एरियाज। जो भी रिजल्ट वगैरह आए हैं बोर्ड के साथ, जो ऑफिसर्स हैं वो उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे, और रिस्क पॉलिसी जो भी है उसको भी एनुअली चेक करके इवैल्यूएट करते रहो। जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो आप चेंजेस वगैरह देखते रहो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इस यूनिट का मेन काम वही क्या है? एक नेशनल एजेंसी है, और इसका मेन काम क्या रहेगा? यहाँ पे वही जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करना। देखो अगर क्या होता है कि कोई पर्सन है जिसके बारे में इन पास्ट कोई ऐसी चीज सामने आई है कि वो पर्सन क्रिमिनल है या उसने कुछ ऑफेंस किया, तो हम उसके रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखेंगे। या जो भी अदरवाइज अभी डे टू डे में चल रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी लोग कर रहे हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने का काम किसका है? ये एफआईयू का है, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो इससे क्या होगा कि जिस पर्सन के पास इंफॉर्मेशन वगैरह मेंटेन जो है इसके पास में, कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके अगेंस्ट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक था इस चैप्टर में। तो ये अपना यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर है वो भी डन होता है। तो विद दिस हमने एक तो कॉम्पिटिशन एक्ट देख लिया, इसके अलावा हमने अभी तक क्या देख लिया? जो अपना फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है वो, एंड देन हमने अभी क्या देख लिया? अपना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग